बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क के सियासी उफक पर पॉलिटिकल लीडर्स की अस्करी क़यादत से मुलाकातों ने एक सियासी बोलचाल पैदा किया हुआ है, इर्ताश पाया जाता है। आज एक दफ़ा फिर हस्बे मामूल वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने इंकिशाफ किया कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब की आर्मी चीफ से भी एक 1-on-1 मुलाकात हो चुकी है और उन्होंने ये भी दावा किया कि अब हर हफ्ते वो सियासतदानों की मुलाकातों के हवाले से आवाम को आगाह करते रहेंगे। आपके इल्म में है कि APC हुई, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, उसका एलामिया सामने आया और एलामिया के अगले रोज ही पता चला कि एक पार्लिमानी रहनुमाओं की भी फौजी क़यादत से मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर कल ये खबर ब्रेक हुई और अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DG-ISPR साहब की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक दो मुलाकातें आर्मी चीफ से मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो उनके मरकज़ी रहनुमा भी हैं और साबिक गवर्नर सिंध हैं, उन्होंने भी की। अगरचे नून लीग की जानिब से भी इसकी वजाहतें आ रही हैं, लेकिन मुल्क के जिसे कहते हैं सियासी मंजरनामे पर इन मुलाकातों के मुल्की सियासत पर असरात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, बिलखसूस जबकि APC का एलामिया और फैसले अपनी जगह कायम है। तो हम इसी सियाको सबाक के साथ आज गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पहले हाफ में पॉलिटिशियन से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे और अपने प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम एक तज्जियाती नशिस्त करेंगे। और ये जो एक खबरों से भरपूर हफ्ता है और आज जुमेरात है, अब खुदा जाने के अगले 3 दिन में और कौन कौन सी हमें खबरें मिलती हैं, उनसे भी जानेंगे कि इस हवाले से उनकी क्या राय है। अपने पहले हाफ के जो मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पार्लियामेंटेरियन से, उनका तारुफ मैं आपसे कर रहे थे। तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद याकूब शेख साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है और डेरा इस्माइल खान से आप MNA मुंतखब होकर आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया याकूब शेख साहब कि आपने भी ज्वाइन किया। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे लाहौर से। मुस्लिम लीग नवाज की मरकजी रहनुमा हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं। आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा। जाहिर सी बात है, नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की और नवाज शरीफ साहब ने आज ट्वीट भी किया है और ट्वीट उन्होंने ये किया है कि अपने तमाम पार्टी को, वर्कर्स को, लीडरान को, बशमुल आप और जितने भी उनके लीडर्स हैं, उन सब को उन्होंने कहा है कि अब आर्मी से या एजेंसी से जो भी मुलाकात होगी वो एलानिया मुलाकात होगी। आपको मना कर दिया गया है खुफिया मुलाकातों के हवाले से। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है पार्टी को पॉलिटिकल डैमेज हो रहा था, सियासी नुकसान आ रहा था, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की ट्वीट सामने आई है। आप समझती हैं कि नून लीग इससे काफ़ी दबाव का शिकार है, बिलखसूस कल रात से जब हतमियत से अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की जानिब से कहा गया कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2 मरतबा मिले हैं और वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात करने के लिए उन्होंने मुलाकात की है। शाइस्ता साहिबा, शायद ऐसा वैसे मेरे ख्याल में हमारा राब्ते में कुछ थोड़ा सा इशू आ रहा है, हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे। याकूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जाहिर सी बात है और आपकी इस लिहाज से रेलिवेंसी भी बनती है कि फजल रहमान साहब से आपका इंतखाबी दंगल हुआ था और आपने उस पर कामयाबी आपको हासिल हुई थी और इस वक्त आपकी हुकूमत के बहुत शदीद नाकिद हैं मौलाना फजल रहमान साहब। अब उनकी मुलाकात के हवाले से भी शेख रशीद साहब ने कहा है, तो एज ए पॉलिटिशियन, वैसे तो मुज़ायका नहीं है इन मुलाकातों का, ज़रूरत है पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, पाकिस्तान के DG-ISI हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं, मुलाकातें होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी की इशूज़ पे होती हैं, दीगर मामलात पे होती हैं। क्या वजह है कि इस हवाले से एक इर्ताश सा पाया जाता है? इसकी वजह यह है कि अपोजिशन ने एक पोजीशन ले ली है और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं और PTI और एज एन MNA आपकी इस हवाले से क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार साहब, देखें जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी जो ख़बरें आप अभी फरमा रहे थे इंट्रो में, बात यह है कि ये शुरू ऐसे होती हैं कि एक स्टेटस को चैलेंज हुआ है और उसके बाद जो एक लेगेसी एक चल रही थी, उस लेगेसी का जो सद्देबाब हुआ है, तो ये इर्ताश बेसिकली वहाँ से शुरू होता है, जिस इर्ताश का आपने जिक्र किया है। अब ये कि जब ये चैलेंज हो गई कि 30-35 साल तक यानी मिल मिला के एक चल रही थी सियासत, अपोजिशन होती थी तो फ्रेंडली अपोजिशन होती थी, इक़्तिदार वाले उनको हिस्सा देते थे और इसका आवाज़ ज़िक्र मौलाना साहब ने अपने एक बयान में भी फरमाया है और उन्होंने ये कहा है जी कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि हुकूमत सारा हलवा खा जाए, तो उससे ये अंदाज़ा ये होता है कि मतलब कोई हलवे का चक्कर है और उसमें वो हिस्से के लिए
कुछ बात हो रही है। उसी बैकग्राउंड में आप समझते उसी हैं मुलाकातें बैकग्राउंड में होती हैं? समझता हूँ कि देखिए वो परेशान है। अगर आप बात करेंगे मौलाना साहब की, तो देखिए मौलाना साहब हुकूमत में रहे और ये पहली दफ़ा है, यानी वो मुसलसल पार्लियामेंट का हिस्सा अराउंड नहीं है। पहली दफ़ा वो पार्लियामेंट में नहीं है और पार्लियामेंट के अलावा भी रह के वो हुकूमत का हिस्सा रहे हैं हमेशा। 30-35 साल की कहानी है। फिर उसके बाद यानी उन्होंने जो उनकी आर्म्स ट्विस्टिंग की है जरदारी साहब की और नून लीग में नवाज शरीफ साहब की, और वो गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं। नाउ दिस फॉर द फर्स्ट टाइम कि ही इज़ आउट ऑफ दैट गवर्नमेंट, क्योंकि खान साहब ने कहा है जी नथिंग डूइंग, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत बाहर लेके गए। हम उनके साथ किसी तरीके से बैठने को तैयार नहीं है, हम उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एहतसाब हो। लेकिन जो पार्लिमानी रहनुमाओं की क्लियर मुलाकात हुई एहतसाब। तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे और शेख रशीद साहब भी थे, तो खान साहब की हुकूमत का हिस्सा है ना? देखिए वो जो असम्बली के लेवल पर बातें होती हैं वो बिल्कुल होती हैं मुख्तलिफ मराहल के नहीं, ऊपर। मैं उस और मुलाकात की बात करूं जो फौजी क़यादत के साथ हुई है पार्लिमानी रहनुमाओं की, और उसमें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी इस्लाहात और दीगर मामला जो है ज़ेर बहस हैं, जो कि आजकल ज़ेर बहस हुई हुई है। तो कोई बुराई तो नहीं है कि अपना ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं और अपनी अफवाज पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनके साथ मुलाकातें होती हैं। बात यह है कि आप उसको नेगेट क्यों करते हैं? एक तरफ आप कहते हैं जी कि हम तो मुलाकात नहीं करते, दूसरी तरफ जाके बैठ जाते हैं, मुलाकात भी करके आ जाते ये हैं। आपका हम नुकता है कि देखिए ना। निगेट क्यों करते हैं। मैं इस पे शायसा साहबा का हमारा राब्ता दोबारा जुड़ गया उनसे। जी शायसा साहबा, सवाल मेरा यही था कि तरदीद की थी मरियम नवाज साहबा ने कि नवाज शरीफ साहब के किसी नुमाइंदे ने मुलाकात नहीं की, और फिर टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जुबैर साहब की मुलाकातों की खबर सामने आ गई है। आज नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी कर दिया है कि आप लोग गैर एलानिया तौर पर मुलाकातें ना करें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, पॉलिटिकली डैमेज हुई है नून लीग इन चीजों के सामने आने से? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कोई बिल्कुल डैमेज नहीं हुई, बल्कि मैं तो आपको कहूंगी कि स्ट्रेंथन हुई है वो किस तरह? PMLN। और देखें बिकॉज देखें इस तरह की हस्बे जरूरत या जैसे पॉलिटिशियंस मिलते हैं पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का तो दरवाजा हम ऑपोजिशन के लिए बंद हो चुका है ना, तो वहां तो ना सुनवाई होती है, ना हमें राइट है अपना इजहार राय करने का, ना कोई सुनता है। और इसलिए अब जहां पे मुलाकात होती है तो वहां पे जब मुलाकात होगी तो हस्बे मंशा कोई उस मुलाकात को रंग नहीं दे सकेगा, बल्कि जो होगी सामने होगी। इस तरह जो इस वक्त बात जिस तरह बदली गई है, जिस तरह उसको मतलब जिस तरह वो सामने आई है, उससे तो देखें गलत फहमियां और इट डजंट लीव अ गुड फीलिंग, इल फीलिंग ही होती है। तो बेहतर है कि एक तरीके से आगे बढ़े जाए और ऐसा काम ही ना किया जाए। सवाल का मेरे जाविया ये था कि आपने सही कहा कि मुलाकात जो है उसमें कोई कबात नहीं है, मुलाकातें होती है, लेकिन जिस तरह उसको हैंडल किया नून लीग ने खुद, मैं उस सवाल से मेरा सवाल था कि मरियम नवाज साहबा से जब सवाल हुआ तो मरियम नवाज साहबा ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि जो पार्लिमानी रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई थी, तो मुलाकात जो है वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ना सियासतदानों को बुलाना चाहिए, ना सियासतदानों को जाना चाहिए। जो मामला, मेरा सवाल सुन लें, वो मामला जो है पार्लियामेंट में डिस्कस होने चाहिए। उन्होंने बड़ी कतियत हमियत से कहा था, हतमियत से कहा था, और कहा था नवाज शरीफ साहब को कोई नुमाइंदा नहीं मिला। उसके बाद इस खबर का आ जाना कि जुबैर साहब 2 दफा मिले हैं और उसमें ये मामला डिस्कस उन्होंने किए। आर्मी चीफ ने कहा कि सियासत मामला पार्लियामेंट में तय होगा और कानूनी मामला अदालत में। तो इसमें तो बहुत आप लोगों की नजर नहीं है, दोगली पॉलिसी नजर नहीं है वाज़े तौर पे? नहीं 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 नहीं, देखिए एक तो मैं आपको बात बताऊं कि जुबैर साहब अपना भी बयान दे चुके हैं और DG ISPR ने अपना बयान दे दिए। देखिए अनवार, मैं यहाँ पे एक बात आपसे जरूर कहूंगी कि जो ये मुलाकात हुई, एक ट्रुथ कमीशन क्यों नहीं इस मुल्क में बन जाता? आई एम नॉट सेइंग कि रिकंसिलिएशन का बने, नो रिकंसिलिएशन, बट ओनली ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए। देखिए अब ये राइट है अवाम का भी और हमारा भी, सियासी पार्टियों का भी, कि उनको पता चले कि हकीकत। देखिए मुलाकात होती है कि वो एक फौजी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मेल मुलाकात है, उनके ताल्लुकात हैं, वो अगर मिल लेते हैं, उसको किस रंग में कौन क्या कह रहे हैं हमें तो अब कुछ समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ, और मेरी हुकूमत के यहाँ नुमाइंदे भी बैठे हैं, आई वुड से कि अब अगर ट्रुथ कमीशन बन जाए
नो रिकंसिलिएशन, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक ट्रुथ कमीशन चाहिए, और ये ट्रुथ कमीशन हमूदुर रहमान कमीशन से बनना शुरू हो, और उसके बाद यके बाद दीगरे इलेक्शंस, जो ये मेल मुलाकातें, जो लोगों का रोल होता है इसमें, और जो बातें होती हैं वो अवाम को भी पता लगनी चाहिए, और सियासी पार्टियों के नुमाइंदों का भी हक बनता है कि वो सच्चाई और हकीकत को जान सकें। तो आई थिंक आपकी बात तो दैट सही इज है द कि ट्रुथ बेस्ट वे। कमीशन की जो आपने बात की है, मेरा तो यही सवाल था कि ये एपीसी से तो पहले ये सारी मुलाकातें हुई हैं ना, तो जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब ने जब देखिए, स्पीच की थी बात सुने, और नवाज मेरी शरीफ साहब ने बात जब स्पीच सुनिए की, अनवार, देर देर देखें, अगर नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मे में कोई बात आती है और मुलाकात होती है, तो जो मरियम बीबी ने भी बात की है, वो अगर आप देखें तो सही किस कॉन्टेक्स्ट में की है, किस पैराए में की है। देखें चीजें, अब कश्मीर इशू डिस्कस हुआ, तमाम लोग चीफ्स आए असेंबली में, लेकिन हमारे न्याजी साहब वहां भी माइनस थे। जी फिर यहाँ पे भी एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के इशू पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इसके रिपरकशंस जो हैं, इसका जो इफेक्ट होगा, वो जो कश्मीर का जो हम करने ठीक। जो हमारा क्लेम है ना, उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, जो पॉलिटिकल चीजें हैं, दैट शुड बी नहीं, मेरा डिस्कस्ड वो ऑन आपकी द बात ठीक फ्लोर है, ऑफ मैं द उससे इख्तलाफ नहीं पार्लियामेंट। कर रहा, मैं कर और कोई कोई वजह तो बनी कि नवाज शरीफ साहब को ये ट्वीट करना पड़ी कि पार्टी के लोग इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, एलानिया तौर बिकॉज पर मिले। बिकॉज देखें, मैं आपको और बताऊं मैं कि बार एक बार फोकस करूं शरपसंद, जुबैर साहब की मीटिंग और मरियम नवाज साहिबा के बयानिए के हवाले से। मैं आपको इसीलिए क्योंकि इस वक्त इतना एक हंगामा, वो जो पिंडी के एक शरपसंद अनासिर हैं, वो अपना काम नहीं करते, कितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बल्कि मैं तो कहूंगी कि जो पार्टी इनकी पीटीआई का ये प्रॉब्लम है, जो पार्टी के तमाम वुजरा हैं, वो अपने अपने महकमों में काम नहीं कर रहे, वो निकल के और सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सियासत करते हैं। तो ये जो एक शर फैलाया है और उसको अजीब और गरीब रंग दिया गया है, इसलिए मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि अब कोई फर्दर इस तरह की किसी को मौका ना मिले शर फैलाने का, तो माइट एज वेल अब तो मिले क्या ये तो बेहतर ना सब होता इतला कि मरियम करके और नवाज साहबा पेडिकल। जो हैं वो खुद ही बता देती कि जुबैर साहब मिले हैं, वो बड़े करीब भी हैं, देखिए या ये उनके, मुलाकात ये हुई तो है, आपको या शहबाज देखिए, शरीफ साहब बता देते। अनवार मेरा नुक्ता ये है कि अगर आप लोग शेख अनवार रशीद साहब का क्यों कर इंतजार किया जा रहा था, आप लोग खुद ही बता देते अवाम को कि जी हमारी ये मेरी बात मुलाकातें हुई सुने, हैं। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ वगैरह जो मिले हैं, वो तो तमाम पार्टी हेड्स मिले हैं, ठीक। और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए मिले हैं, वो जीबी का एक इशू था, उसके लिए और मिले जुबैर हैं। साहब, तो उसमें तो देखें, और देखें जुबैर साहब का तो आप उनसे पूछिए, उनके जाती ताल्लुकात हैं, वो भी उसी बैकग्राउंड के आदमी नहीं हैं, उस बैकग्राउंड से जिस क्या मुराद है, बैकग्राउंड वो के आप लोग के पीएमएलएन के मतलब रहनुमा है, फौजी। वो मरियम आई नवाज नो साहब और है, नवाज शरीफ साहब की बगैर इजाजत के मेरी मिले। बात सुन, मेरी बात सुने अनवार, अगर मेरे जाती कोई ताल्लुकात हो, ये तो इसका जवाब तो जुबैर साहब ही दे सकते हैं ना, हमें तो नहीं पता कि वो लेकिन क्यों मिले। मैम अगर वो आपको एक कह रहे सवाल हैं ये, कि फिर मैं याकूब साहब को, डीजी आईएसपीआर साहब ने ये कहा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के मामलात पर बातचीत हुई, और आर्मी चीफ ने वाजे किया कि फौज को सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, सियासी मामलात पार्लियामेंट में और कानूनी मामलात अदालत में, ये क्लियरली कहा गया। और उस मुलाकात में डीजी आईएसआई भी मौजूद थे। देखिए ना, मैं अनवार, ना मैं उनको कह रही हूँ कि उन्होंने झूठ बोला, ना मैं जुबैर साहब को कह रही हूँ कि उन्होंने गलत बोला, मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं रही। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये आपको जुबैर साहब को बिठा के पूछना चाहिए, उनके सामने डीजी आईएसपीआर को बिठाएं और उनसे पूछें किसने किसको मिला और क्या कहा। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि किसी को कोई इस इशू के ऊपर आई डोंट थिंक सो मिले होंगे। जब हम उस तरह की बात ही नहीं कर रहे, कोर्ट्स कर रही हैं, तो ठीक, व्हाई वुड वी गो एंड आस्क उनकी हेल्प ठीक ना, है। तो याकूब साहब से कोर्ट्स में पूछते, है याकूब बात। साहब से पूछते, याकूब साहब ये मैडम का ये कहना है कि क्या वजह है कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो ये खबरें बता रहे हैं, और ज़ाहिर बात है वो शेख रशीद साहब का कह रही हैं, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। वैसे तो अली अमीन गंडोपुर साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की है, मैं चैनल पर सुन रहा था, वो भी आपके कुलीग भी हैं डे खान से, वो भी इलेक्ट होकर हैं, और गिलगित बल्तिस्तान और मिनिस्टर फॉर कश्मीर भी हैं। इस पे आपका क्या डिफेंस है? और साथ ही उनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं, जो कश्मीर के हवाले से भी ब्रीफिंग थी उसमें भी मौजूद नहीं थे, और ये जो पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग हुई है इस पे भी आ रहा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। क्या बेहतर होता कि अगर दोनों मीटिंग्स में हों वो, या होते?
अनवार साहब देखें, वज़रा भी सियासत का हिस्सा हैं। अपना काम भी वो करते हैं और ऑफ कोर्स सियासत में भी हैं, तो सियासत में भी उन्होंने अपना एक किरदार करना होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। कोई कहे कि जी वज़रा सियासत पे बात ही ना करें, वो तो मुख्तस हो गए जी, उनकी ज़ुबान पे ताले पड़ गए और अब वो कोई बात नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट होता है। अपोजिशन को राइट अगर है तो गवर्नमेंट को भी तो राइट है कि अपने आप को डिफेंड करे, अपना जो मौक़िफ़ वो पेश करे। बात असल जो है ना वो ये है कि इस वक्त कन्फ्यूजन है PMLN के रैंक्स एंड फाइल्स में एक अफरा तफरी है, जिसका आप ख़ुद भी अभी हमारी बहन फरमा रही थी। देखिए, एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं है। और इनके यहाँ लीडरशिप का जो एक चैलेंज इस वक्त मौजूद है, वो अपनी जगह पे एक प्रॉब्लम है। और साथ साथ में वर्कर भी कंफ्यूज है कि अब हम कहाँ रहें जी। इन्होंने एक जहाज उड़ाने की कोशिश की और पता चला एंटी एस्टेब्लिशमेंट जनाब वो करने की कोशिश की, पता चला जी वो जहाज अभी उड़ा ही नहीं के पंचर हो गया। तो आप ये मुझे बताएं कि इस तरीके की अगर स्टैंड होंगी और लोगों को आप क्या बताने चाह रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, जो पॉलिसी होती है वो वाजे होती है। अब आवाम को ये ना समझेंगे कि वो कोई एक वो दौर चल रहा है जो आपसे 50 साल पहले वाला था। अब तो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं और लोगों को आपसे ज़्यादा पता होता है कि सियासत में हो क्या रहा है। और फिर अगर आप ऐसी गलत बयानी करेंगे तो फिर उसका तो भुगतना पड़ता है। अब आज आपके पास जवाब भी नहीं है कि आप क्या जवाब दें, कि आप मिलना भी नहीं चाहते हैं, आपकी स्टैंड भी अपोजिट है, और फिर उसके बाद आप जाके मिल भी रहे हैं, वहाँ क्या बातें हो रही हैं वो भी जो कह रहे हैं जी वो हमने तो कोई बात ही नहीं किया। जबकि DG ISPR अगर जो बता रहे हैं तो वो तो एक अथेंटिक बात होती है, उसमें तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कुछ गलत कह रहे होंगे। इसका मतलब है कि इन्होंने अप्रोच किया और फिर उसके बाद उस अप्रोच में अब ये उसके बहाने तलाश कर रहे हैं। तो ये अफरा तफरी का एक आलम है PMLN के पार्ट से बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होगी कि अपोजिशन को अपनी पड़ गई। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम जी, हम तो पहले से कह रहे हैं हमें कोई मसला नहीं है जी। अच्छा, हमें कोई मसला नहीं। देखें, मसला तो आपको बनेगा अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं। किस सीरियस आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं। 11 जमातों ने 26 टुकड़े मुझे बताएं कर लिए किस बात पे इकट्ठे होंगे ना। अगर कोई बात ठीक, इस्तीफा मांग रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से। इस्तीफा ऐसे मांगेंगे? इस्तीफा ऐसे में कोई आके प्राइम मिनिस्टर से कहे इस्तीफा आप दे दें, ऐसे कोई आपकी वजह बताएंगे ना। आप अच्छी सी वजह बता दें, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी जाके प्रोटेस्ट करता हूँ, इनके साथ जाके खड़ा मैं इनके झंडा उठा लेता हूँ। भाई कोई वजह तो है नहीं, इसलिए कि जनाब शक्ल पसंद नहीं है इमरान खान की, ये तो कोई वजह नहीं है। आप हमें बताएंगे यार आप गलत कहाँ पे देख रहे हैं हमें। आपको इकनॉमिक इशारिया हमने ठीक करके दे दिया, आपके रिजर्व हमने ठीक करके दे दिया, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ने लगी है। जो कोविड के बाद आपकी पोजीशन थी -0.4% थी, आज अब 2.5% पे आप जा रहे हैं। दुनिया में आपकी एक जो इमेज है पाकिस्तान की वो बेहतर हुई है, आपने इदारों को ठीक किया है। तो आज आप अवाम के पास क्या आप एक एजेंडा लेके जा रहे हैं कि आप क्या मुस्कुरा रही है? मैं मुस्कुराने दे, मेरी बहन है, मैं उनको मुस्कुराने में कोई पाबंदी नहीं है, न रोने में न मुस्कुराने में, ये आज़ाद चैनल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखिए कोई वजह होगी तो फिर उसके बाद लोग भी निकलेंगे। अब आप वजह अगर ये जी कि मैंने तो पैसा लूट के खा लिया, मैं बाहर लेके चला गया। इशारे अच्छे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स अच्छे आ रहे हैं। शायद साहब वो कह रहे हैं हमारी तो हुकूमत का इस्तीफा आप क्यों कर मांग रहे हैं, जरा गुफ्तगू इस तरफ भी लेकर आते हैं। उनका बेहतर हो रही है वो तो, और ये पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स भी हैं। मैं एक एक करके अपने भाई के सारे जवाब दूंगी। देखिए, उन्होंने कहा कि जो वुज़रा हैं वो अपना काम, मतलब अगर सियासत में बोले तो ये उनका हक है, बिल्कुल बोले, जरूर बोले, लेकिन परफॉर्मेंस दें, डिलीवरेंस करें अपने अपने अदारों में। तो जो सबसे ज्यादा बोलते हैं उनके 100 से ज्यादा एक्सीडेंट्स हो गए। कल उनकी डिरेल हुई है, एक बोगी गिरी है नीचे। तो बात सारी है कि अपना काम कोई वजीर नहीं कर रहा। और मेरे भाई इतने फखर से कह रहे हैं कि जी बहुत बेहतरी आ रही है। मैं रिजर्व्स में जरूर कहती हूँ बेहतरी आई है। आज ही ट्रिब्यून में जी पूरी डिटेल्स आई हैं, ना एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, सिर्फ रिजर्व्स, उनके जो रेमिटेंसेस आए हैं, और अल्लाह जाने कितने लोग नौकरियां छोड़ के गरीब आ गए, कितने पैसे यहाँ आए हैं। उसकी वो वजह, इंपोर्ट कोई हो नहीं रही, कोई प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, एक्सपोर्ट्स हो नहीं रही, तो रिजर्व्स तो जी बेहतर होने ही थे। मैंने कहा याकूब साहब के लिए मैं परसों की मीटिंग में ना ट्रिब्यून पूरा लेके आऊंगी और इनसे पूछूंगी वो सारे फिगर्स दिखा के कि क्या हो रहा है। आज 300% इन्होंने दवाइयां महंगी कर दी हैं, गरीब का 300% या 94%? 94 अद्वियात गालिबन। बात सुने, 3 टाइम्स मेडिसिन एक्सपेंसिव हुई हैं। 94 तो मेडिसिन। आप मुझे बताएं कि
हाँ, दवाइयाँ जो लाइफ सेविंग आम, मतलब गरीब आदमी ना खा सकता है, ना बिल दे सकता है, ना जी सकता है, ना मर सकता है, क्योंकि मर के भी अब वो तो कहते हैं कि सुकून नहीं मिलना। तो आप मुझे बताएं कि मेरे भाई किस अदारे में कोई रिफॉर्म हुआ है, किस अदारे में कोई बेहतरी आई है, कोई एक अपनी परफॉर्मेंस एक बता दो, परफॉर्मेंस बताएं जी एक शाइस्ता किसी, साहबा को, वो कोई बहुत एक, कोई एक पुरजोर अंदाज में परफॉर्मेंस कोई बता एक दें। परफॉर्मेंस बताएं जी आपको। मैं ये कहता और हूँ, आप मेरी बात मैं दो सुने, बातें बताऊंगा। नो, और एक इन्होंने एक बात और की, मुझे ये बताएं अनवार साहब के, आपने कहा कि हमारा स्टांस एंटी स्टेब्लिशमेंट है। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस मांगना क्या एंटी स्टेब्लिशमेंट है? नहीं, और क्या भी बातें ये की थी ना कहना मैम। कि अदार क्या क्या तमाम अदारों को मजबूत करो ये एंटी स्टेब्लिशमेंट है? क्या आप अपनी हदूद में रह के हर अदारा काम करे ये एंटी स्टेब्लिशमेंट है? और जिस भी तरह बातें की है ना मैम इलेक्शंस, उसमें। मेरी बात सुने, हमने इलेक्शंस लड़ी है, आप मुझे बताएं कि 90% फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट के साइन के बगैर इलेक्शन कमीशन कहता है मिले। इज दिस आस्किंग फॉर टू मच? या आरटीएस वैसे जो मैम मैं बैठ गया, हैरान हूं हम कि उसके इतने लिए कहें इतने तो आपके वो, मुताबिक मुबैना धांधली के बावजूद माशाल्लाह आपके घर से दो तो आपके बात शौहर सुने और बेटे एमएनए इलेक्ट हो गए लाहौर से। जी। मैं आपको बताऊं, ये वो एमएनएस हैं जो लाहौर की सीटें जहां पे हम 80-80 90-90 हजार वोटों से जीतते थे, वहां हम मुश्किल से जीत पाए हैं। ठीक। क्योंकि हमने रात को 2:30 बजे जाके अपने पोलिंग एजेंट्स को निकाला है बाहर, ठीक। दरवाजे तोड़े, वरना ये लेके बैठे हुए थे। तो तो इलेक्शन देखिए ट्रिब्यूनल इसका पे गए ये आप लोग इस मामला, हवाले से, इलेक्शन कमीशन पे गए हुए? मेरी बात सुने, इलेक्शन क्या, हमें असेंबली में वादा किया गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन, और नहीं कुछ हुआ। मेरे भाई बैठे पूछे, एक मीटिंग हुई है जो शुरू में इमरान नियाजी साहब ने कहा था कि मैं चले करवाऊंगा, आप पूछे तो बहुत सी क्या चीजें हुआ। इकट्ठी हो गई जी सब। याकूब साहब पहले तो बताएं कारकर्दगी, एक इनको बताएं ऐसा आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया 2 साल में जो शाइस्ता साहब आपसे पूछ रही हैं, बार बार पूछ रही हैं, जिससे पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस इंडिकेट हो रही है। लंबी बात नहीं करूँगा, दो बातें होंगी, मुख्तसर सी बातें होंगी। पहली बात यह है कि मैं अपने मैन से ये पूछना चाहूँगा, और साथ में जो गवर्नमेंट्स प्रीवियस रही हैं पाकिस्तान के, आज तक जितनी गवर्नमेंट्स पहले अपना बताएं। मैं वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। आज तक आपने कभी पाकिस्तान के रिजर्व, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है उसको 24 बिलियन, मैं मुझे बात करने दीजिएगा। देखिए मैं आपके बहुत बड़े तहम्मुल से सुना है मेरे बहन, मुझे भी बात करने दीजिएगा। कभी आपने 24 बिलियन डॉलर से उसको बढ़ाने की कोशिश की है? ये सबसे बड़ी मुजरमाना गफलत थी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की, मैं आपको बता रहा हूँ। और पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा एक तकलीफ का पहलू तो यही था कि आपसे जो बाद में आज़ाद होने वाले ममालिक, आपसे बाद में बनने वाले ममालिक, आप देखिए अराउंड सराउंडिंग में देखें कहाँ से कहाँ चले गए, कितनी बड़ी उनकी एक्सपोर्ट्स हो गई। और फिर उनके उसके बाद जो आपने कहा ना परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही चीज़ कह रहा हूँ, उसके अलावा नहीं कह रहा। दूसरी ये है कि आपसे ये कहिएगा कि आपका जो ट्रेड बैलेंस होता था, कभी आपने 25 बिलियन डॉलर की जो डेफिसिट था उससे कम कभी आपने किया था? दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री कि आपका ट्रेड जो डेफिसिट है वो खत्म हुआ, आप प्लस में आ गए। यस, तजारती खसारा, आप उसमें 434 मिलियन डॉलर प्लस में आए हैं। तो क्या ये एक अच्छा कदम नहीं है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने डॉलर कमाए इंस्टेड के आप लूज करें? अब इसकी और इशारियों की अगर बात करें तो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी। ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि आपकी जो सीमत है वो ठीक है। आप ये कहते हैं जी कि आपकी जो लग्जरी आइटम्स आते थे आपने उनके ऊपर कर्ब लगाई है, आपने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश की है। अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के बाद अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया, अद्वियात की कीमतों का कह रही है। देखिए मुझे आज की खबर तो नहीं मालूम, आप फरमा रहे थे कि 94 आइटम्स ऐसे जिसमें किए, मैं उसके ऊपर मैं अभी नहीं कह सकता। कीमतों में इजाफा करना पड़ा है। नहीं, अगर ओवरऑल तो नहीं होगा, किस मैं समझ लूँ कि उस सिलेक्टेड आइटम्स में अगर कोई हो तो उसके बारे में। चीनी का पता, अगर अद्वियात का नहीं पता तो चीनी आटा नहीं मिल रहा। अब देखें ये जो हमारी अपोजिशन है ना, ये चीनी और आटे, बेशक ये हमारी एक गरीब की ज़रूरत है, उससे आगे वो चीज़ें इनको नज़र ही नहीं आती। मतलब इन्होंने वो चश्मा पहन रखा है जिसमें सिर्फ चीनी, आटा, दाल और ये इनको तो नज़र आ रही है, लेकिन आम आदमी से बिल्कुल है, मैं समझता हूँ। और गवर्नमेंट ने क्या किया आपके सामने है ना, गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया। गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल, कम हो रही, सर कीमत कम होगी, कीमत कम होगी। देखें आपकी जो क्रॉप थी, क्रॉप साइज आपकी वो ख़राब हो गई बारिशों की वजह से, जो तूफ़ान आया और गंदम की मैं बात कर रहा हूँ।
आपका जो एक टारगेट होता है 25 मिलियन टन्स का होता है, और आप उसमें काफ़ी शार्ट थे, तो फिर उस शार्टेज को पूरा करने के लिए हमने इंपोर्ट साथ में कर दी हुई है, तो उसको सस्टेन करने के लिए कि गरीब के ऊपर उसका बोझ ना पड़े। और सेम हमने जो शुगर का था, शुगर की हमने एक्सपोर्ट बैन की ताकि इसका रेज ना हो, साथ में हमने इंपोर्ट भी अलाउ कर दी हुई है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसको नॉर्मलाइज करने के लिए और इसको एक लेवल पर रखने के लिए और गरीब तक उसका जो अफादियत है उसको पहुंचाने के लिए इकदाम गवर्नमेंट ने टाइमली किए हैं। आप देखें कि अब इस शॉर्ट पीरियड के अंदर अंदर आपके पास जहाज़ गंदम के भी लग गए हुए, आपके पास चीनी के भी जहाज़ लग गए हुए, तो अब ये आप नहीं कह सकते कि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा होने जा रहा है, जबकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये दुआएं मांग रहे थे कि अगले महीने में पता नहीं चीनी फिर और कुछ महंगी हो जाएगी, गंदम फिर मिलेगी नहीं, महंगी हो जाए, ये सोच रहे थे ना। तो हमने तो तदारक कर दिया उसका, हमने तो बंदोबस्त कर दिया। अब इंशाल्लाह इसकी कोई नौबत नहीं आएगी। अब बाकी चीज़ें जो स्ट्रक्चरली हमने चीज़ की है वो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? आप बताएं ना, जो गंद हर डिपार्टमेंट में करके गए थे ये लोग, आप सिर्फ CIA को देख ले, आप पाकिस्तान स्टील को देख ले, आप रेलवे को देख रहे। मेरी बात सुनिए, अब आपको 2 साल हो गए ना, अब तो आप लोगों ने अपनी कारकर्दगी बतानी है कि 2 साल में आपने क्या अचीव किया और क्या किया। अगर मुझे आप इजाजत देंगे तो सारे इदारों में मैं आपसे बात कर सकता हूं। जी शाह साहब, ये इनकी बात तो सही है कि जो तिजारती खसारा आपके दौर में बहुत ज्यादा था, 38 अरब डॉलर का था, 39 अरब डॉलर का था, और एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ पा रही थी। इन चीजों को इन्होंने बेहतर किया। यू वुड एग्री? अनवार, आई एम नो इकोनॉमिस्ट, लेकिन मुझे इतना पता है कि कर्जे जो हमने 5 साल में लिए उससे ये डबल ले चुके हैं। मुझे ये पता है कि मेरे गरीब के ना सर पे छत है, ना नौकरी है, ना खाने को रोटी है, ना देने को बिजली का बिल है, और मेरे भाई कह रहे हैं आटे के वो लग गए कंटेनर्स आ गए। इनसे पूछिए कमेटी में इनसे क्या सवाल हुआ है कि वो जो आटे के कंटेनर वो किस क्वालिटी का आटा है, उसका क्या रेट किस कमेटी में सवाल हुआ? वो मार्केट में क्यों नहीं है? अब तक वो मार्केट में क्यों नहीं है? लोग अभी भी आटे के लिए भागे फिर रहे हैं। तो मेरे भाई से कहें, हकीकत की ऐनक ये लगाएं और सब ठीक है का जो मंत्र है ना वो छोड़ दें और अब डिलीवर करें, क्योंकि लोग बिल्कुल अब ये अपने हलकों में नहीं जा सक रहे। अच्छा, इनको लोग मारेंगे अब अगर ये जाएंगे। आपको डे खान मत जाइएगा, शहजाद साहब ने कहा आपको वहां पर खुदा ना खास्ता मार पड़ सकती है। नहीं मैं तो नहीं, मेरे भाई बहुत शरीफ है, इसको नहीं शरीफ है, लेकिन पीटीआई से डालोगे ना आप शराफत का, तो आप कह रही है बाकी भी सब शरीफ है पीटीआई के। नहीं, बाकी ये इनका ये फर्क है, लेकिन फिलहाल तो ये मौजूद है ना जी हमारे सामने। हुआ है कि नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अपने हलकों में जा रहे हैं, बाकायदगी के साथ जा रहे हैं। अभी मैं 4 दिन के बाद जा रहा हूँ। तो आज भी आप बिलीव करें कि मेरे हलके की मैं बात करता हूँ, बाकियों की अगर मैं गारंटी नहीं लेता, अपने हलके की मैं गारंटी लेता हूँ कि आज भी इलेक्शन करें, इंशाल्लाह पहले से ज्यादा मार्जिन के साथ आप जीतेंगे। जीतूंगा इंशाल्लाह। फजल रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी आपसे हार जाएंगे, इकट्ठे भी खड़े हो जाएं। एक्सपोज हो गए हो ना ये लोग। अब जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है तो अब ये बहुत सारी चीजें जो पहले छुपी होती, आपने जुर्रतमंदाना किस्म का आप चैलेंज दे रहे हैं। बिल्कुल, खान साहब अगर मुझे हुक्म करेंगे मैं कल इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। और कॉन्फिडेंस है मुझे कि इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस देखें। अब आप लोग इस्तीफे, आज तो आपको शेख रशीद साहब चैलेंज कर रहे थे कि ऑपोजिशन इस्तीफे नहीं देगी। अनवार, मैं ये तो वही लोग हैं ना जो आज ये कह रहे हैं कि इस्तीफा किस मुंह से मांग रहे हैं। तो ये किस मुंह से इस्तीफा मांग रहे थे? किस मुंह से ही कंटेनर पे चढ़े हुए थे? किस मुंह से ये जाके 2014 हाउस पे कब्जे कर रहे थे? वो 32 साल की कहानी थी और ये 2 साल की कहानी, इतना फर्क तो जरूर है। इंतजार कर रहे थे उस वक्त नहीं जब ये हुंडी के कह रहे थे जरिए पैसे भेजो, जब ये सिविल नाफरमानी के लिए लोगों को उकसा रहे थे, जब बिजली के बिल अब आप क्या करने जाएंगे अक्टूबर से? ये बताएं ना, अक्टूबर से आप लोग क्या करने जाएंगे? नहीं, वो तो देखें जो रहबर जो कमेटी का फैसला होगा, जैसे फैसला होगा वैसे तमाम पार्टीज करेंगे। इट्स अ प्लेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि उनकी बेहतरी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और 1 पॉइंट एजेंडा है। इंशाल्लाह जो फैसला होगा, हमने देखें हमारे पास पहली ऑप्शन थी पार्लियामेंट। जब हमें कहा गया था कि पार्लियामेंट नहीं जाना, फजलुर रहमान ने इवन देन द 2 मेजर पार्टीज दे अग्रीड टू कम टू द असेंबली कि हम एक तसलसल चाहते थे जमहूरियत का। लेकिन जिस तरह से बिहेव किया गया है, जिस तरह से ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया है और जिस तरह जब सपोर्ट चाहिए होती है तो उनके पास आ जाते हैं, लेकिन ऑपोजिशन हैज सपोर्टेड देम ऑन ऑल। नवाज शरीफ साहब आएंगे आप लोगों के ये जब अक्टूबर से प्रोटेस्ट शुरू करने आप लोग जा रहे हैं और आपने जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च की बात की है, नवाज शरीफ साहब लंदन से इसको सुपरवाइज करेंगे या खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे? बात सुने अनवार, अल्लाह करे
आप उनकी सेहत अच्छी और उनको डॉक्टर्स ग्रीन चिट दे दें और वो आ जाएं। देखें वो जब गए भी थे तो वो अपनी मर्जी से नहीं गए थे। इस पे जवाब ले लेते हैं, फिर मेरा वक्त चूंकि खत्म हो रहा है। उसने कहा था जी, ये कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब जैसी क्लीन चिट मिलेगी वो आएंगे और प्लेज है कि एक नुकाती एजेंडा है, सारी आपकी मुखालिफ जमातें आपके खिलाफ इकट्ठी हो गई। याकूब शेख साहब देखिए अनवर साहब, जहाँ तक उनकी सेहत की बात है तो हम दुआ करते हैं अल्लाह उनको सेहत दे। आप यकीन करें कि जब ये APC हुई, अभी जब इनकी जो मीटिंग जो हुई, अभी जो फर्स्ट मीटिंग हुई, मैंने जब देखा मियाँ साहब को और साहब जरदारी साहब को देखा तो बखुदा मुझे ये लगा कि यार बिल्कुल ही जैसे एक सेहतमंद आदमी होता है और उनमें कोई बीमारी वाली या कोई कमज़ोरी वाली ऐसी कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में तो फिर उनको वापस आना चाहिए और अपनी पार्टी को, जो पार्टी अपनी इनके मुंतशिर हो चुकी हुई है, ठीक है, उसको उसकी क्यादत संभालें। तो आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब भी वही क्यादत संभालेंगे? यहाँ लीडरशिप का मैंने पहले बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे कंफ्यूजन, रैंक्स एंड फाइल्स में बड़ा प्रॉब्लम है। 1 मिनट जी 30 सेकंड मुझे एक बात करनी है। जी 1 मिनट। जी अनवार, मुझे सिर्फ एक बात करनी है कि हम बहुत चीजों पे लग गए और वी हैव फॉरगॉटन जो एक इंसिडेंट हुआ था लाहौर सियालकोट मोटरवे पे। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहती हूं कि वो जो CCPO आया है उसको कहें, वो जो आबिद है वो अभी तक एट लार्ज है। वो आपका पॉइंट बड़ा नुक्ता है और उसमें मुझसे मेरा ये सजेशन है कि वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस से लेकर किसी और को दी चले, वो हम उस पे भी जरूर आना चाहिए। मुजरिम है, सबका मुजरिम है, सबकी जिम्मेदारी है, उस पे जरूर हमारा फोकस होना चाहिए। उस पे हम जरूर आने वाले दिनों में प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया याकूब शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और शाइस्ता परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जैसे मैंने पहले अनाउंस किया था एनालिस्ट के साथ गुफ्तगू करेंगे, तज्जियाती नशिस्त होगी। जरूर देखिएगा, एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की हलाकत के मामले पर पूरी पाकिस्तान में हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज है और इस सिलसिले में काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में भारतीय जो सफारत खाना है उसके सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे नमूद मुस्लिम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नमूद बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में जो हिंदू हैं वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद और क्या एजेंडा है उनके इस एहतजाज का? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो कि मुल्क भर से जो हिंदू हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, जिसको पाकिस्तान हिंदू कौंसिल ने इसको अरेंज किया है। रमेश कुमार विंकवानी जो कि रुकन कौमी असम्बली है, वो इस जो अभी जो रैली आ रही है उनकी जो उनको जो जिसका उन्होंने हिंदू लॉन्ग मार्च का नाम दिया है, उस नाम से वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए। तकरीबन 2 से ढाई घंटे से पहले वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस वक्त बिल्कुल जैसे कहेंगे कि वो डिप्लोमेटिक इंक्लेव के पास है, जबकि एक बस यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये जो काफिले हैं ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनका बुनियादी जो मुतालबा है वो यही है कि जोधपुर भारत में जो वाकया हुआ है जिसमें 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को पुरस्कार तरीके से कत्ल किया गया है, उनकी FIR नहीं दी जा रही, ना ही उनके लवाकिन को उन तक उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, ना ही उनको बताया गया है कि वो कैसे वो कत्ल हुए हैं या उनकी मौत के जो असल असबाब हैं वो क्या हैं। यह इस चीज़ को जो छुपाया जा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान के तकरीबन ना सिर्फ हिंदू बल्कि अक़लियती बिरादरी के साथ साथ पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इस पर शदीद जो है वो सरापा एहतजाज है कि अगर कोई कहीं पे भी किसी मुल्क में जाता है तो वहाँ के मुल्क के जो है उसकी जिम्मेदारी है कि उन शहरियों की हिफाजत की जाए, जबकि पाकिस्तानी शहरियों की चाहे वो हिंदू क्यों नहीं थे उनकी हिफाजत क्यों नहीं की गई। और इतनी बड़ी तादाद यानी कि 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का पुरस्कार कत्ल हो जाना, फिर उसके बाद उसकी FIR की कापी तक ना मिलना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना मिलना यकीनी तौर पर पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक तशवीशनाक अमल है। इस हवाले से जो काफिला है वो तकरीबन अपारा चौक के करीब पहुंच चुका है, जबकि एक बस यहाँ पे मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया ने यहाँ पे कोशिश की है कि यहाँ पर उनको डिप्लोमेटिक इंक्लेव की तरफ ना जाने दिया जाए, क्योंकि जो भारतीय हाई कमीशन है वो डिप्लोमेटिक इंक्लेव में है और इस्लामाबाद में जो ये इलाका है यहाँ पर दफा 144 का नफाज है। देखते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया क्या मुज़ाकरात करती है, कैसे बात करती है, लेकिन उनको सरीना चौक पर रोकने का भी फैसला किया गया है। जी अच्छा नमूद, इसके साथ साथ ये बताइए कि इस रैली की क़यादत जो है वो कौन कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इनका ये जो एहतजाजी मुजाहिरीन है क्या ये धरना देंगे या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के वापस चले जाएंगे?
जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो रैली है या जिसको लॉन्ग मार्च का नाम दिया गया है, हिंदू लॉन्ग मार्च का, ये बुनियादी तौर पर धरना देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना देने की इजाज़त दी जाए। जबकि इस्लामाबाद इंतजामिया ने अभी तक यही इल्ज़ाम किया है कि उसको यहाँ पर रोका जाए श्रीनगर चौक पर, ताकि वो आगे ना जा सके जब तक इनके मुज़ाकरात या कोई बातचीत नहीं होती कि किस तरीके से जाएंगे। क्योंकि जबकि रमेश कुमार विंकवानी जो कि रुकन कौमी असम्बली है, वो इस मार्च की और धरने की क़यादत करेंगे और वो यहाँ पर आकर एहतजाज करेंगे। उनका यही कहना है कि हम बड़े पुरअमन तरीके से आए हैं, जो पाकिस्तान के हिंदू हैं बड़े पुरअमन हैं, पुरअमन शहरी हैं, वो किसी को कोई भी तकलीफ में देखना नहीं चाहते, ख़ासतौर पर शहरियों की नकलो हमल के जो मामलात हैं, ताकि वो भी मुतासिर ना हो। इंतजामिया उन्हें एक ऐसा रास्ता दे कि ताकि वो अपना एहतजाज, जो पुरअमन एहतजाज है, वो रिकॉर्ड करवा सके। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हमारे ये 11 का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हिंदुओं का मसला है कि उनके साथ जो वहाँ पे जुल्म हुआ और उसके बाद जो भारतीय हुकूमत यकतरफा काम कर रही है, ना तो उनके कत्ल की वजूहात बयान कर रही है, ना उसकी FIR की कॉपी दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नमूद, आप हमें तमाम सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। इस मामले की मजीद तफसीलात भी आपसे लेते रहेंगे। ये थी PTV से ताज़ा तरीन। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हमें ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब और साबिर शाकिर साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। लेकिन वक्फे पर जाने के दौरान आपने देखा कि किस तरह 11 जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, इनकी पुरस्कार हलाकत की वजह से आज मुल्क भर से जो पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी है वो डॉक्टर रमेश कुमार की सरबराही में इस्लामाबाद में मौजूद है और भारतीय हाई कमीशन के सामने धरना दिया जा रहा है। बहुत बड़ा एक ये ह्यूमन इशू है और भारतीय हाई कमीशन को भी चाहिए कि ज़रूर इस हवाले से जो ज़रूरी मालूमात हैं और बताया जाए कि उनकी जो ये पुरस्कार मौत वाक़ई हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर भी हम नज़र रखेंगे। लेकिन हम दोबारा अपने जो मेन इश्यूज़ पर लौट कर आएंगे और हम यही इस हवाले से मज़हर अब्बास साहब से पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मज़हर अब्बास साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़हर अब्बास साहब, ये जरूर बताइएगा, ये हफ्ता खबरों से बड़ा भरपूर है और वो भी पहले तो APC हुई संडे को और उसके बाद एक नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की 2 साल के बाद और उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टैंड लिया जो उन्होंने पहले भी लिया था। फिर इलामिया सामने आया और उस इलामिया आने के बाद पहले गिलगित बल्तिस्तान के मौजू के हवाले से एक मुलाकात का जिक्र आया, फिर जुबैर साहब की मुलाकात और आज शेख रशीद साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात और साथ में ये भी कहा कि हर हफ्ते वो जो सियासतदानों की मुलाकातें उसका अहवाल बताएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने पाकिस्तानी सियासी तारीख पे गहरी नज़र है सर, ये सही हैंडल किया अपोजिशन ने और ये जो टाइमलाइन सामने आई है, क्या बेहतर होता कि ये APC से पहले मुलाकातें हुई थी? अगर ये बता देते तो इस वक्त जो एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है, जो डिफेंसिव पोजीशन है, उसमें ना होती अपोजिशन, बिलखसूस PMLN। आपका क्या तज्जिया है? नहीं, आपको पहली चीज ये कि आपको ये तासुर क्यों मिल रहा है कि ऑपोजिशन डिफेंसिव पोजीशन पे है। पहली चीज ये कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है जी, उसमें सबसे पहले तो ये बात सामने आनी चाहिए ना, और ये मेजबान की तरफ से सामने आनी चाहिए कि इस मीटिंग के बारे में क्या तय हुआ था, कि इस मीटिंग को ये मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड है कि ऑन द रिकॉर्ड है। ठीक है। अगर ये मीटिंग ऑन द रिकॉर्ड थी तो फिर एक हफ्ते तक इसकी खबर क्यों नहीं आई कहीं, इसकी ब्रीफिंग जो है क्यों नहीं की गई, इसके बारे में कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं इशू की गई। इसका मतलब ये है, इससे तासुर ये मिल रहा है और मेरा ख्याल है काफी हद तक दुरुस्त है कि यही गालिबन अंडरस्टैंडिंग थी कि इस मीटिंग को पब्लिक नहीं किया जाएगा। ठीक। अब जाहिर है इसका फैसला भी मेजबान ने ही किया होगा, वरना इसके बारे में वजाहत आ जाए। अब एक ऐसे मौके पे जब ये चीज़ सामने आती है कि जिसमें नवाज शरीफ साहब की एक तकरीर होती है जो हुकूमती सर्कल के नज़दीक मुतनाज़ा तकरीर है और उसमें ज़ाहिर बहुत सी चीज़ें उन्होंने कई के इदारों पे उन्होंने हमले किए, सब कुछ किया, और उसके 1-2 दिन बाद ज़राए से पहले ये खबर चलती है जी, और फिर शेख रशीद साहब भरपूर अंदाज में आते हैं सामने।
तो अगर आपने आपने एक इंतहाई हसास मामले पे कोई ब्रीफिंग दी अपोजिशन पार्लिमानी पार्टी लीडर्स को, जिसके बारे में किसी को नहीं पता चला एक हफ्ते तक, इस मौके पे इसके साथ जोड़ना मेरा ख्याल है इससे एतमाद की फजा जो है सियासी जमातों के दरमियान, पार्लिमानी लीडर्स के दरमियान और मेजबान के दरमियान जी वो कशीदगी बढ़ी है। अच्छा। और मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा तासुर नहीं दिया गया, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान जो है एक सेंसिटिव इशू है, हम सबको पता है कि वो एक सेंसिटिव इशू है। उसके सिलसिले में अगर कोई बात की जाए तो उस पे आपके पड़ोसी मुल्क में वावेला किया जाता है, इस तरह की चीजें आती हैं हमारे सामने। तो मेरा ख्याल है इसको हमें इससे नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जुबैर साहब वाली जो मुलाकात है जी, उसमें जुबैर साहब की जो वजाहतें हैं वो मुझे बहुत कन्विंसिंग नहीं नजर आती। ओके और मुझे नजर ये आता है कि जुबैर साहब के जरूर ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जाहिर है वो जनरल उमर के साहिबजादे हैं, उनके ताल्लुकात फौज में पुराने रहे होंगे। और जिस तरह के DGISPR की ने इस चीज को एडमिट किया कि ये मुलाकात हुई थी, कंफर्म किया, और साथ में ये भी कहा कि उस सिलसिले में उससे एक मुलाकात में DGISI भी मौजूद थे, और ये भी बताया कि उसने नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहब की के सिलसिले में बात हुई। तो अगर DGISPR ने ये बात की है तो जुबैर साहब को फिर ये कन्विंस करना पड़ेगा कि उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। अब इसकी कंफर्मेशन 2 ही लोगों से हो सकती है। जो 3 लोग उस मुलाकात में मौजूद थे उसमें जुबैर साहब एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, और जाहिर है DGISPR रिप्रेजेंटिंग दी आर्म फोर्सेस, वो आर्मी, वो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में अगर ये पर्सनल लेवल की मुलाकात थी तो उसमें DGISI की प्रेजेंस समझ में नहीं आती। और अगर पर्सनल लेवल की नहीं थी तो PMLN को इसकी बहुत वजाहत करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी मुलाकात जिसमें DGISI भी मौजूद हो, जिसमें बकौल DGISPR के नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के मुकदमात का जिक्र हो, तो मेरा ख्याल है जुबैर साहब को अपनी जो वजाहत है उसकी और वजाहत करनी पड़ेगी। मजहर भाई मेरे साथ जरा रहिएगा, आपने दोनों मुलाकातों का जो है वो अहाता किया है। साबिर शाकिर ने भी हमें ज्वाइन किया है, एयरवाइज से वाबस्ता है। साबिर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आपने मजहर अब्बास साहब का भी तजिया सुना कि अगर ये ऑफ द रिकॉर्ड थी जो पार्लिमानी रहनुमाओं की थी, तो वो फिर जो होस्ट हैं उन्होंने खुद मुनासिब समझा और जराए के थ्रू ये खबर आई, और ज़रबत आप चूँकि बाखबर सहाफ़ियों में आपको शुमार होता है इस्लामाबाद में। और दूसरा जो आर्मी चीफ और जुबैर साहब की मुलाकात है, तो जुबैर साहब को ज़्यादा कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स देने होंगे, लेकिन पहली मुलाकात की खबर लीक होने से एतमाद में फ़र्क पड़ा है सियासी जमातों और फौजी क़यादत के दरमियान। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, जो गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक सिक्योरिटी मीटिंग थी जी, वो एक बंद कमरे का इजलास था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हुआ ये कि जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई जी, और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब बिल्कुल एक दूसरा नुक्ता नज़र लेके आए, और उन्होंने वही काम किया जो अल्ताफ हुसैन ने लंदन में बैठ के किया था। और आज मजीद उन्होंने अपनी पार्टी पे पाबंदियां लगा दी जी, और ये वो उसके बाद फिर आई थिंक ये चीज़ मंजर आम पे आई कि जनाब ये जो नवाज शरीफ साहब इतने इनकलाबी बन रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट तो आपस में राब्ते में है। और फिर ये कि नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर वहाँ पे की, तो उसके बरक्स मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत जो है वो मौजूद थी उस मीटिंग में, और तमाम अहम अमूर जो हैं वो पार्लिमानी लीडर्स के साथ डिस्कस हो रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको ब्रीफ भी करती है, ऑन बोर्ड भी करती है, और सारी चीज़ें बता रही है जी। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे इंतहा पे, और उससे ये लगा कि शायद ये इसकी रीज़न क्या थी, और बज़ाहिर उस वक्त ये समझा गया। लेकिन अब जब जो चीज़ सामने आई है जुबैर साहब वाली जी, उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब की नफरत, तलखी, वो सारी बातें अब समझ आ रही कि इन फैक्ट नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी ने तमाम वो हरबे इस्तेमाल कर लिए जो कि मिन्नत तरला प्रोग्राम, रिक्वेस्ट प्रोग्राम, मदद भी मांग ली, सब कुछ कर लिया। जब उस तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और उस तरफ से इनकार हो गया, बल्कि
और ये कहा गया कि मामला अदालतों में है, वो वहाँ पे जाके हल करें, और जो पार्लियामान से मुतल्लिक हैं तो आप पार्लियामान में जाके हल करें, हम हेल्पलेस हैं, हम आपकी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते। अब जब यहाँ तक मामला हो और दूसरी जानिब जो मरियम बीबी हैं वो मंदिर आम पे पब्लिक में आके मीडिया के सामने वो कुछ और ही बातें कर रही थी, जी तो फिर जाहिर है इदारे के पास इसके अलावा ISPR के पास कोई और जवाब नहीं बचा कि वो आए और आके कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करें, और उन्होंने डिस्क्लोज कर दी। अब आप ये देखें कि कल तक, अब इन तमाम मुलाकातों का अगर आज आप नवाज शरीफ साहब का ट्वीट देखें तो वो कह रहे हैं कि आज के बाद हमारी पार्टी का कोई भी शख्स हदायत, इसका मतलब है आज से पहले जो कुछ हो रहा था उनके इल्म था और उनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा था। और मरियम बीबी ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब का तो कोई नुमाइंदा ही उधर नहीं गया ये सिक्योरिटी मीटिंग में। जब इतनी गलत बयानी की जाएगी तो उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो चीज़ें आके बताएं और बयान करें, तो वही कुछ हो रहा है। और अब नवाज शरीफ साहब जो है, मेरा ख्याल है कि वो अल्ताफ़ हुसैन वाली डगर पे चल पड़े हैं, और मुस्लिम लीग नून लंदन जो है वो अब वो बनेगी। और मजहर साहब से इसके हवाले से जानते हैं। मजहर साहब, PMLN के हवाले से जो साबिर साहब कह रहे हैं कि जी अल्ताफ हुसैन की डगर पे चल पड़े हैं और PMLN लंदन और PMLN पाकिस्तान, आपका इस हवाले से क्या तज्जिया है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। साबिर की बहुत सी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, आप नवाज शरीफ साहब की वो तकरीर उठा लें, उसमें ये छोड़ दें कि नवाज शरीफ साहब का अपना रोल क्या रहा है, ठीक, लेकिन क्या वो जो उन्होंने बातें की हैं वो हक़ाइक़ से मुनाफी हैं? क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस मैनूवर्ड नहीं होते? क्या पाकिस्तान में इलेक्शन इंजीनियर्ड नहीं होते? क्या हुकूमतें पाकिस्तान में बनाई और गिराई नहीं जाती? क्या सियासी जमातें पाकिस्तान में तोड़ी नहीं जाती? क्या नए ग्रुप्स बनाए नहीं जाते? और ये सब काम कौन करता है, ये साबिर मुझसे बेहतर जानते हैं। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने अगर कोई पोजीशन ली थी जी, तो उसके बदले में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तो एक इंतहाई नेशनल सिक्योरिटी इशूज पे था। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे अगर मुस्लिम लीग नून ने कोई मुलाकात की होती तब तो बात समझ में आती इस चीज की। लेकिन एक ऐसी ब्रीफिंग जिसको खुद जो है नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफ द रिकॉर्ड रखा, इन कैमरा रखा, उसको आप किसी सियासी मकासद के लिए जराए से चलाएं, लीक करें, तो इसका मतलब ये कि आइंदा के लिए आपने वो एतमाद जो है वो जाहिर है फिर पार्लिमानी पार्टी यही कहेंगी कि जी बेहतर है कि ये ब्रीफिंग आप पार्लियामेंट में आके करें, और आपसे मुलाकात करते हुए वो फिर चाहे सीक्रेटली, बहुत से लोग मिलते हैं पाकिस्तान में। शेख रशीद साहब जब ये बात करते हैं तो गलत नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह लोग मिलते रहे हैं और शायद आइंदा भी मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सियासत जो है वो वैसे ही हमारे यहाँ सियासत अब कारोबार बन चुकी है। अब वो नजरियाती तो इस पे साबिर साहब का भी टेक लेते हैं। मजहर साहब मेरे साथ देगा। साबिर साहब, आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब ने जो अभी तकरीर में बात की वो बहुत से सेटल्ड फैक्ट्स हैं। देखिए, बात ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर तो ये सारी बातें आके ये रिफॉर्म्स करते, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने किया जी, उस पर अमल नहीं किया। पहले परवेज मुशर्रफ साहब से उन्होंने फटा किया, फिर उनसे NRO लेके चले गए, फिर NRO करके वापस आ गए। फिर यह है कि सियासी जमातें, क्या सिर्फ वो इलेक्शन मुनसिफाना होंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब जीतेंगे और बाकी तमाम इलेक्शन गैर मुनसिफाना होंगे जिसमें ये हारेंगे? असल मसला ये है कि ये क्या जनरल अशफाक परवेज कयानी साहब ठीक थे? यानी कि वो सिर्फ वो जनरल इनको सूट करता है या वो चीफ जस्टिस इनको सूट करता है जो इनके साथ ठीक है। जो इनसे डिफर करे वो शजरे ममनुआ भी हो जाता है और वो बिल्कुल एक बुराई बन जाता है। तो नवाज शरीफ साहब या तो फिर अक्रॉस द बोर्ड एक प्रिंसिपल बात करें। वो अब ट्रुथ कमीशन की तो बात कर रहे हैं, ट्रुथ कमीशन की जो इलामिया में बात आई। ट्रुथ कमीशन सर, जब इनको इख्तदार मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जब इख्तदार मिला 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल के बाद जी, उसके बाद यही पीपल्स पार्टी
नवाज शरीफ साहब के पीछे भिखारी बन के पीछे पीछे से आए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करें, नैब रिफॉर्म्स करें, इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, फलां काम करें, लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने कहा कि ये जरदारी साहब फंसे हुए हैं और पीपल्स पार्टी पे मुकदमात में हमारे तो है ही नहीं, हम क्यों ये काम करें। उसके बाद वो इलेक्शन, क्या हमें नहीं पता कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के कहने पे उसमें मनूवरिंग की गई और नवाज शरीफ साहब ने 8:30 बजे आके ये पूरा मैसेज दिया कि जनाब मुझे इतनी मेजॉरिटी चाहिए और उतनी सीटें उनको दी गई। तो मसला ये है कि या तो ये कहें कि अक्रॉस द बोर्ड एक लाइन लगाएं, जनाब आज के बाद जो बात होगी सरेआम होगी। फिर क्या नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ उस वक्त के आर्मी चीफ को ये नहीं कहा कि जनाब डॉक्टर ताहिर कादरी साहब से और इमरान खान साहब से मुलाकातें करें और मुसालियत करवाएं हमारी। क्या ये ISI और MI के अफसरों की मौजूदगी में कन्वेंशन सेंटर में मुज़ाकरात नहीं करते रहे। तो उस वक्त ये क्या चीजें हैं कि जब जरूरत पड़ी एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी हो गई, आर्मी चीफ बहुत अच्छे हो गए, फौज बहुत अच्छी हो गई, जुडिशरी बहुत अच्छी हो गई, और जब जरूरत नहीं है, जब आपसे हिसाब मांगा गया, आपके खिलाफ मुकदमात हैं और इस वक्त लंदन में वो एक मफरूर मुजरिम के तौर पे मौजूद हैं, उनकी वापसी का कोर्ट ऑर्डर आने वाले हैं, तो और उनके पीछे नोटिस जा रहे हैं। उस वक्त ये कहें कि जनाब पाकिस्तान की कोई चीज अच्छी नहीं है सिवाय मेरे। चले, हमने दो नुक्ते नजर दिए, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, साबिर शाकिर साहब, आपने अपने तजियात दिए। व्यूअर्स, आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह जिंदगी रही सही रही, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है और न्यूज़ का बुलेटिन में हम जा रहे हैं अगले हफ्ते इंशाल्लाह पीर रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए सैयद मारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।